तो अभी हम सबके बीच में छाया बहन आएंगे। विशेष विरुद्ध आहार क्या होता है, हम जो समझते हैं कि नहीं ये सही है, पर कई बार ऐसा होता है कि वो सही नहीं होता, बस हमको नॉलेज नहीं होती है, इसलिए हम उसको सही समझ लेते हैं। तो उसी पर प्रकाश डालेंगे। तो छाया बहन का हम बहुत बहुत दिल से हमारे बीच में स्वागत करते हैं। अंकलेश्वर तपोवन में आप 15 साल से समर्पित रूप से सेवाएं दे रहे हैं। तो 1 घंटा हमको पूरा प्रकाश डालेंगे कि क्या खाना और क्या नहीं खाना। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। देखो प्रकृति भी सहयोगी है, सभी इकट्ठे हुए हैं तो प्रकृति भी सहयोगी है, जो मौसम भी एकदम चेंज ठंडा हो गया है ना। अच्छा, तो अभी हाँ, हम सभी नेचुरोपैथी के आपने सारे पिछले क्लास तो सुने ही कि हेल्थ के ऊपर क्या क्या इफ़ेक्ट करता है। तो अभी देखेंगे कि आहार का क्या रोल है, जो भी भोजन हम लेते हैं उसका हमारे हेल्थ के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है। तो ज़्यादातर हम सभी यही सोच में रहते हैं कि हम क्या खाएं जो हम ठीक हो जाए। तो YouTube पे देखेंगे, कोई कुछ भी बताएगा कि ये खाओ, ये जूस पियो, ये काढ़ा पियो, तो हम क्या करते, तुरंत वो सारी चीज़ें लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, जितना ज़रूरी है हेल्दी भोजन लेना, उससे कई गुना ज़्यादा ज़रूरी है उस भोजन का सही समय पर पाचन होना। आपने पिछले क्लास में सुना ही होगा कि जो भोजन हम लेते हैं वो अगर ठीक से पचता नहीं है तो क्या होता है, हाँ, सड़ता है। तो उससे फिर अशुद्धि बनती है, तो वही फिर रोग का कारण बनता है। तो हम कितना भी कुछ हेल्दी खा ले, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है उसका सही समय पर पाचन होना, तभी वो भोजन का हमें बेनिफिट मिलता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, हमको सभी को पता है गाजर किसके लिए अच्छा है, आंखों के लिए। तो हम क्या करते हैं, गाजर का जूस पीते हैं, आंखों में लगाते नहीं। तो जो भी चीज़ हम लेते हैं तो हमारे पेट से, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से फिर वो शरीर के हर एक ऑर्गन तक पहुंचता है। तो जो भी कुछ हम खाते हैं उसका प्रभाव हमारे शरीर के हर एक ऑर्गन पर पड़ता है। तो अभी हम देखेंगे कि जो हमारी पाचन जो कमज़ोर होती है, तो उसका रीज़न क्या है। तो आगे क्लास में भी आएगा, पीछे भी आपने सुना कि पाचन कमज़ोर होने के क्या कारण हैं। तो उसमें से एक है विरुद्ध आहार। तो विरुद्ध आहार क्या है वो समझेंगे। जैसे हर एक व्यक्ति के स्वभाव कैसे अलग अलग होते हैं, तो जो भी चीज़ें हम खाने में लेते हैं तो अब देखो वो भी अलग अलग प्रकार की है, हर एक का टेस्ट अलग है, हर एक का रंग अलग है, हर एक की सीज़न अलग है, हर एक को पकाने की सिस्टम अलग है। तो हर एक का पकने का टाइम अलग है, पचने का टाइम अलग है, कोई पचने में भारी है, कोई पचने में हल्का है। तो हर एक का एक अपना अपना गुण धर्म है, स्वभाव है। तो जो जैसे दो विरुद्ध स्वभाव वाले व्यक्ति हो, उसको अगर हम एक साथ एक कमरे में बिठा दे तो क्या होगा, हाँ, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, वातावरण बिगड़ेगा। तो ठीक वैसे ही दो विरुद्ध स्वभाव वाली जो चीज़ें हैं उसको अगर हम एक साथ लेते हैं तो हमारे शरीर में जाके हमारे पेट का वातावरण बिगाड़ता है और शरीर के विरुद्ध काम करता है, शरीर के हित में नहीं लेकिन शरीर के विरुद्ध काम करता है, इसलिए उसको कहा जाता है विरुद्ध आहार। तो विरुद्ध आहार जो है उसका इफ़ेक्ट जो है, वो ऐसा नहीं कि आज हमने खाया और कल उसका इफ़ेक्ट हमारे शरीर में दिखाई देगा, नहीं। जब सालों साल हम कोई ना कोई प्रकार का ऐसा विरुद्ध आहार लेते रहते हैं, तब सालों के बाद जाके उसका इफ़ेक्ट हमारे शरीर पे दिखाई देता है। जैसे एक एज होती है तो हमारा इम्यूनिटी पावर कम होता है,
नहीं, एक एज के बाद धीरे 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 फिर वो कम होना शुरू हो जाता है। तो जब इम्यूनिटी पावर अच्छा होता है, हम कुछ भी खाते पीते, हमारी हेल्थ अच्छी रहती है। हम कहते हमको तो भाई कुछ नहीं होता, हम कुछ भी खाते, हमारी हेल्थ तो अच्छी है। लेकिन एक एज के बाद फिर धीरे 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 क्या होता है, जो भी विरुद्ध आहार हमने लिया है सालों तक, वो धीरे 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 हमारी इम्यूनिटी पावर को कम करता जाता है ना। और फिर सालों के बाद उसका इफेक्ट हमारे शरीर में दिखाई देता है। फिर हम कहते हैं ये बीमारी अचानक आई। सालों तक तो हमें कोई दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन ये अचानक आ गया। तो कोई भी चीज़ अचानक नहीं आती, धीरे 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 करके फिर वो शरीर में, फिर वो बाहरी रूप से दिखाई देती है। तो जैसे बाम्बू ट्री पता है सभी को, तो उसका बीज बोने के बाद वो काफ़ी सालों के बाद वो ऊपर आता है। तब तक तो वह गहराई में ही जाता रहता है, और फिर जब ऊपर बढ़ना शुरू होता है तो एकदम फास्ट ग्रोथ होता है। तो विरुद्ध आहार का जो इफेक्ट है वो भी हमारे शरीर में ठीक उसी प्रकार का है। तो जो भी हम भोजन लेते हैं, तो विरुद्ध आहार से एक तो होता क्या है, हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन बनते हैं जो हमारे ब्लड को अशुद्ध करते हैं, और ब्लड हमारे पूरे बॉडी में हर एक ऑर्गन तक जाता है। तो वो फिर हमारे कोई ना कोई ऑर्गन के ऊपर कोई ना कोई बुरा प्रभाव डालता है। हमारे जो ऑर्गन है उसकी वर्क कैपेसिटी जो है उसको धीरे धीरे कम करता है ना। और जो भोजन हम लेते हैं विरुद्ध आहार में, अगर कोई ऐसा भोजन आता है तो कई बार वो क्या होता है, ठीक से पचता नहीं है। तो नहीं पचने के कारण वो सड़ता है, फर्मेंट होने लगता है। तो उसकी वजह से फिर अल्सर होना, ये सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, फिर एक एज के बाद धीरे धीरे देखो तो हमारे जो भी ऑर्गन है, चाहे अंदरूनी ऑर्गन है चाहे बाहरी ऑर्गन है, आँख कान नाक है, या तो किडनी है, लीवर है, पैनक्रियाज है, कोई भी ऑर्गन है, तो उसकी वर्क कैपेसिटी धीरे धीरे कम हो जाती है। तो हम कहते हैं ये तो क्या है, एज हो गई है ना, इसीलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन आप थोड़े साल पीछे चले जाओ तो हमारे दादी नानी, उनकी आंखें अंत तक अच्छी रही है ना। तो धीरे धीरे जो ऑर्गन की वर्क कैपेसिटी कम होती है, तो वो उम्र की वजह से नहीं, लेकिन सालों तक हमने जो विरुद्ध आहार लिया होता है उसकी वजह से वो ऑर्गन की जो वर्क कैपेसिटी है वो धीरे 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 कम होती जाती है। वो हमें प्रत्यक्ष रूप से तुरंत दिखाई नहीं देता है, लेकिन ये चीज़ क्या होती है, सालों के बाद शरीर में दिखाई देती है। अभी जो भी हम भोजन लेते हैं तो उसमें वैसे देखा जाए तो हमारे डेली रूटीन में हम सारी चीज़ें लेते हैं, फल भी लेते हैं, सब्जियां भी लेते हैं, सैलेड भी लेते हैं, दाल भी लेते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स भी लेते हैं। तो मेन 3 टाइप की कैटेगरी होती है। फर्स्ट है प्लांट बेस्ड नेचुरल प्रोडक्ट, अर्थात जो माँ प्रकृति हमें पका के देती है, रेडी टू ईट। उसको पकाने के लिए हमें कोई प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो उसमें आता है फ्रूट्स, जो हम डायरेक्ट उसको यूज़ कर सकते हैं। फिर सेकंड कैटेगरी जो आती है वो है प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट, बट ऐसी प्रोडक्ट जिसको हम कुक्ड करके लेते हैं। तो जो भी कुक्ड आइटम्स है वो सेकंड कैटेगरी में आती है। तो जो भी सब्जियां हम लेते हैं, दालें जो हम लेते हैं, ऑयल जो हम लेते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो है प्लांट बेस्ड नेचुरल प्रोडक्ट। फिर तीसरी कैटेगरी जो आती है वो है एनिमल बेस्ड नेचुरल प्रोडक्ट, अर्थात जो हमें प्राणियों के द्वारा मिलता है और नेचुरल है। तो वो है दूध। दूध हम बनाते नहीं हैं, नेचुरल प्रोडक्ट है जो हमें एनिमल्स के द्वारा मिलती है। तो मेन देखा जाए तो डेली रूटीन में ये 3 टाइप की कैटेगरी हम लेते हैं। तो उसमें सबसे पहले हम देखेंगे फ्रूट्स के बारे में। तो फ्रूट्स वैसे देखा जाए तो हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं, अभी सब अवेयर भी हो चुके हैं, तो कोई ना कोई रीति से अपने डाइट में फ्रूट तो ज़रूर लेते हैं। अच्छा, तो फ्रूट जो है, तो फ्रूट खाने के कितने टाइम के बाद भूख लग जाती है? हाँ, 1 घंटा। और अगर हमने सब्जी रोटी खाया हो तो
3-4 घंटे आराम से निकल जाएंगे। अर्थात फ्रूट जल्दी से पचता है और सब्जी रोटी को पचने में टाइम लगता है। लेकिन जब हम इन दोनों को एक साथ लेते हैं तो होता क्या है, ना फ्रूट अच्छे से पचता है, ना सब्जी रोटी जो हमने लिया है उसको अच्छे से पचने देता है। तो फिर वो क्या होने लगता है, नहीं पचने के कारण वो सड़ने लगता है ना। आप देखो तो जैसे कोई भी एलोपैथी डॉक्टर होते तो वो शुगर वालों को मना करते कि स्वीट फ्रूट्स नहीं खाने। क्यों? क्योंकि उससे शुगर लेवल बढ़ता है। लेकिन हमारे यहाँ जो भी आते हैं उनको हम फ्रूट्स खिला के ही शुगर लेवल को कंट्रोल में लाते हैं। तो फ्रूट खाने से शुगर नहीं बढ़ता है, लेकिन फ्रूट को गलत तरीके से खाने से शुगर बढ़ता है। अगर हम फ्रूट को सब्जी रोटी के साथ लेते हैं, खाने के बाद लेते हैं, विदाउट गैप लेते हैं, कई लोग तो चाय कॉफ़ी के बाद भी मतलब फ्रूट्स खाते हैं, तो ऐसे रॉन्ग कॉम्बिनेशन में जब हम फ्रूट्स लेते हैं तो क्या होता है, जो फ्रूट्स हमने खाया है वो भी नहीं पचता, उसके साथ हमने जो चीज़ ली है वो भी नहीं पचती, और फिर वो सड़ने लगता है और उससे फिर अशुद्धि बनती है। अर्थात जैसे शुगर बढ़ा हुआ है तो वो भी नेचुरोपैथिक की भाषा में कहेंगे तो वो एक प्रकार की क्या है, अशुद्धि, जो बढ़ा हुआ शुगर है। तो कोई भी चीज़ जो माँ प्रकृति ने हमको दी है वो सारी वैसे देखा जाए तो हेल्थ के लिए तो अच्छी है, लेकिन उसको लेने का तरीका क्या करता है, वो हेल्दी चीज़ को भी अनहेल्दी बना देता है ना। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, तो देखो जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि जैसे खिचड़ी है, ठीक है, तो हमारे घर में जैसे कभी खिचड़ी बची हुई हो, कोई फ्रूट कटा हुआ बचा हो, तो क्या दोनों को मिक्स करके एक बाउल में रख के फ्रिज में रखेंगे? क्यों नहीं रखेंगे? वो अलग चीज़ है, दोनों अलग अलग चीज़ है। अच्छा, हमारी भोजन की थाली में हाँ, हम फ्रूट्स भी खाएंगे, सब्जी रोटी भी खाएंगे, उसके साथ फिर कई लोग छाछ भी लेंगे, है ना। तो हमको इतना नॉलेज है कि ये दोनों चीज़ को अगर हम एक साथ फ्रीज में रखेंगे तो वो बिगड़ जाएगा, और अगर गलती से हमने फ्रीज में रख भी दिया तो नेक्स्ट डे हम क्या करेंगे, फेंक देंगे, डस्टबिन में डाल देंगे। लेकिन हमारे पेट में लेने के टाइम हम तो मतलब हमको नॉलेज है लेकिन अवेयरनेस नहीं है ना। तो फ्रूट और अनाज दोनों को अलग अलग टाइम पे लेना है। तो फ्रूट और अनाज के बीच में 3 से 5 घंटे का गैप चाहिए। फ्रूट के बाद अगर हमको अनाज लेना है तो 3 घंटे, और अनाज के बाद अगर हमको फ्रूट लेना है तो 5 घंटे, क्योंकि अनाज को पचने में ज़्यादा टाइम लगता है ना। अच्छा, 3 घंटे का गैप तब रखना है जब हम पेट भर के अच्छे से फ्रूट खाते हैं। नहीं तो कई बार कई लोग क्या कहते हैं, वो तपोवन वालों ने सुनाया था कि 3 घंटे का गैप रखना है तो फिर इतनी सी ग्रेप्स खाएंगे और फिर 3 घंटे का गैप रखेंगे। तो इतना लंबा गैप तब रखना है जब हम पेट भर के फ्रूट खाते हैं। जैसे यहाँ पे अभी आप सभी को ब्रेकफास्ट में पेट भर के फ्रूट दिया है, तो फिर आपको जो पका हुआ फूड है उसके लिए 3 घंटे का गैप चाहिए। और उसके बीच में अगर हमको भूख लगती है तो हम सलाद ले सकते हैं, है ना। दोनों के बीच में, फ्रूट और सलाद के बीच में 1 घंटे का गैप चलता है, ठीक है। अच्छा, अभी आप देखो फ्रूट्स में भी तो कितने सारे प्रकार के वैरायटी हैं। हाँ, कोई पचने में भारी है, कोई पचने में हल्का है, कोई खट्टा है, कोई मीठा है, कोई गर वाले हैं, कोई जूसी है। हर एक का टेस्ट, हर एक की सीजन, सब कुछ अलग अलग है। तो दो विरुद्ध प्रकार के फ्रूट जो हैं, अर्थात समझो दो विरुद्ध प्रकार की केमिकल्स। हाँ, तो दो विरुद्ध प्रकार की चीज़ें जब हमारे शरीर में जाती है, तो शरीर में जाके वो कोई
तीसरी ही चीज़ बनाती है और कोई ना कोई उसका आपस में केमिकल रिएक्शन होता है और वो फिर हमारे अंदरूनी ऑर्गन पर कोई ना कोई प्रकार का प्रभाव छोड़ जाता है। तो इसीलिए अच्छा है कि हम एक समय पे क्या करें, एक ही प्रकार का फ्रूट लें। दूसरा, जब हम एक समय पे एक ही प्रकार का फ्रूट लेते हैं तो एक ही प्रकार के फ्रूट की अच्छी क्वांटिटी हमारे बॉडी में जाती है, तो न्यूट्रिशंस वैल्यू भी हमें अच्छी मात्रा में मिलते हैं। और दूसरा, वो क्लींजिंग का, शुद्धिकरण का भी बहुत अच्छा काम करते हैं। तो इसलिए एक समय पे एक ही प्रकार का फ्रूट लेना हेल्थ के लिए अच्छा है। खट्टे और मीठे फ्रूट, है ना, तो एक खट्टा है, दूसरा मीठा है, तो वो दोनों को भी एक साथ नहीं लो, उसके बीच में भी हो सके तो 3 घंटे का गैप रखो। ठीक है, ओके। दूसरा, कई बार हम लोग क्या करते हैं, जैसे अभी सब अवेयर हो चुके हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, लंच बॉक्स में या टिफ़िन में भी क्या करते हैं, कई बार हम फ्रूट्स कट करके ले जाते हैं, क्योंकि हमारा नियम होता है हमको फ्रूट्स तो खाना है, तो कैसे भी करके खाना है, तो फ्रूट्स कट करके ले जाते हैं। तो एक्चुअली फ्रूट्स को कट करने के 20 मिनट के अंदर ले लेना चाहिए। अब देखो, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊँ, एप्पल जो है, तो एप्पल को अगर हम कट करके रखते हैं तो थोड़े टाइम के बाद क्या होता है, उसका कलर जो है वो चेंज होने लगता है। तो हमको लगता है इसका कलर ही चेंज हुआ ना, इसमें क्या हुआ, वो ऐसा बिगड़ा हुआ तो दिखाई नहीं देता है, तो खा लेते हैं। लेकिन जिस चीज़ का कलर चेंज होता है या स्ट्रक्चर चेंज होता है, तो साथ साथ उसके गुण भी चेंज होते हैं। और ऐसा फ्रूट अगर हम खाते हैं तो फिर वो क्या करता है, हमारे शरीर में कहीं ना कहीं इन्फेक्शन को बढ़ाता है। फिर हम सोचते हैं कि हम इतना हेल्दी फ्रूट खाते हैं फिर भी हमारे शरीर में प्रॉब्लम क्यों है, तो उसका रीज़न है हम उसको किस तरीके से ले रहे हैं, है ना। तो फ्रूट्स कट करने के 20 मिनट के अंदर ले लेना चाहिए। फिर जैसे देखो, फॉर एग्जांपल जैसे पपीता जैसा फ्रूट है, तो उसको भी अगर हम थोड़े टाइम कट करके रखते हैं तो कलर चेंज नहीं होता, लेकिन उसका स्ट्रक्चर चेंज होने लगता है ना। तो ऐसा फ्रूट भी मतलब अवॉइड करना चाहिए। तो फिर कई बार हमारे मन में क्वेश्चन होता है कि बड़ी साइज़ का फ्रूट हो तो हम क्या करें, जैसे वाटरमेलन है या पपीता है। तो जब ऐसे बड़ी साइज़ वाला फ्रूट हो तो उसको क्या करो कि जैसे आपको जितना चाहिए उतना आप एक साइड से उसको कट कर दो, और बाकी का जो पोर्शन बचा हुआ है, तो जो ओपन सरफेस है उसको आप ढक्कन से कवर करके फिर आप उसको रख सकते हैं। ठीक है, और जब आप उसको नेक्स्ट टाइम यूज़ करते हैं तो क्या करो, पतला बारीक लेयर कट करके फिर उसको यूज़ करो। हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊँ, वाटरमेलन कितना बड़ा चौड़ा माँ प्रकृति ने लेयर दिया है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर लिक्विड सबसे ज्यादा मात्रा में है। लेकिन हम उससे भी होशियार, जो क्या करते हैं, वो बड़ा चौड़ा लेयर जो सेफ्टी के लिए दिया था उसको निकाल करके आर्टिफिशियल डिब्बे का लेयर दे देते हैं, है ना। तो इसीलिए फिर जो बेनिफिट हमको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। तो इसीलिए फ्रूट्स को कभी भी ऐसे कट करके नहीं रखना चाहिए। कई बार जैसे बच्चों को भी क्या करते, टिफ़िन के अंदर सब्जी रोटी के साथ फ्रूट्स भी कट करके दे रहे, क्योंकि आजकल स्कूल में भी हेल्दी लंच बॉक्स का कॉन्सेप्ट निकला है, तो साथ में फ्रूट्स भी कट करके देते हैं। तो हमको लगता है हम बच्चों को कितना हेल्दी खिला रहे हैं, लेकिन ये हेल्दी नहीं है, ये कहीं ना कहीं हाँ, रोग का फिर पीछे कारण बनता है। ठीक है। अच्छा, दूसरा, जो भी हम फ्रूट्स लेते हैं तो कई बार फ्रूट्स के ऊपर हम थोड़ा सा चाट मसाला या नमक या काला नमक ये सारी चीज़ें छिड़कते हैं। अभी देखो, फ्रूट्स जो हैं उसकी जो प्रकृति है वो है अल्कलाइन, वो शीतलता देने वाले फ्रूट्स हैं। लेकिन जो भी सारे मसाले हैं, चाट मसाले या नमक या काला नमक, वो सारे क्या है, एसिडिक है। तो अभी अल्कलाइन फ्रूट के ऊपर हम एसिडिक मसाले अगर छिड़क के खाएंगे तो क्या होगा, वो अल्कलाइन फ्रूट को भी एसिडिक बना देगा। फिर हम सोचते हैं कि हम इतना अल्कलाइन फ्रूट खाते हैं फिर भी हमारे शरीर में इतनी एसिडिटी क्यों हो रही है, जलन क्यों हो रही है, शरीर के अंदर इतनी गर्मी क्यों है। तो उसका रीज़न है हम अल्कलाइन चीज़ को भी
एसिडिक बना के ले रहे हैं, तो इसलिए फ्रूट्स के ऊपर कभी भी कोई भी प्रकार के नमक है या नींबू है या कोई भी प्रकार का जो मसाला है वो अवॉइड करना चाहिए। माँ प्रकृति ने हमको जो टेस्ट में दिया है उसको उस टेस्ट में लेना अच्छा है। अच्छा, दूसरा, कई बार क्या होता है, कोई भी फ्रूट्स है या वेजिटेबल्स है तो वो अपने नेचुरल टेस्ट से कुछ अलग टेस्ट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊँ, जैसे ग्रेप्स है, तो ग्रेप्स की सीज़न अभी शुरू ही हुए तो शुरुआत में आप देखो तो खट्टे आते हैं, तो वो फिर अवॉइड करना चाहिए, है ना। तो जिसका जो नेचुरल टेस्ट है वो नहीं है, तो वो, जैसे लौकी भी है, तो कई बार लौकी भी क्या होती है, कड़वी आती है, तो वो भी अवॉइड करना चाहिए। तो उसके नेचुरल टेस्ट से अगर अलग टेस्ट है तो फिर ऐसी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। अच्छा, वैसे तो देखा जाए तो कुछ भी खाने के बाद पानी नहीं पीना है, लेकिन फ्रूट्स खाने के बाद खास ध्यान रखना है, पानी बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। आपको प्यास मतलब लेना है तो आप आधे पौने घंटे के बाद ले सकते हैं, उसमें भी मेलन खाने के बाद बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। तो फ्रूट्स जो हैं वो हमेशा अकेले ही लेना चाहिए, उसके साथ कुछ भी मिक्स नहीं करना चाहिए। उसको हम जब अकेले ही लेते हैं तो ही उसका जो हमें हेल्थ पर्पस से, अगर हम ये सारी चीज़ें खा रहे हैं, देखो हम जो भी कुछ खाते हैं किस लिए खाते हैं, हेल्थ के लिए, शरीर को चलाने के लिए। तो हेल्थ पर्पस से खा रहे हैं तो उसको हमेशा अकेला ही लेना चाहिए, उसके साथ और कोई भी चीज़ें मिक्स नहीं करनी चाहिए। अच्छा, दूध, तो जो भी दूध हम लेते हैं, तो वैसे देखा जाए तो दूध जो है वो अपने आप में एक संपूर्ण आहार माना जाता है। उसके अंदर प्रोटीन भी है, उसके अंदर फैट भी है, उसके अंदर सारे मिनरल्स भी हैं, कैल्शियम भी है। तो वो एक अपने आप में संपूर्ण आहार भी माना गया है, और वो एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट है तो वो पचने में थोड़ा भारी भी रहता है ना। तो दूध जो है, वैसे देखा जाए तो हमारी हेल्थ के लिए देसी गीर गाय का दूध अच्छा है। तो आजकल देखो तो मार्केट में जो सिंथेटिक मिल्क मिल रहा है, तो जितना हो सके हम उसको अवॉइड करें उतना अच्छा है, क्योंकि ये जो भी सारे मिल्क मिल रहे हैं तो उसमें ज़्यादातर केमिकल्स होते हैं। फिर बाहर से तबेले आदि से भी जो भी दूध लाते हैं तो उसमें भी क्या करते हैं, वो जो भी गाय या भैंस रखते हैं उसको भी हॉर्मोन्स के इंजेक्शन देना, ये सारी चीज़ें रहती है। तो इसलिए ऐसा जो मिल्क है वो अवॉइड करना चाहिए। इसलिए देखो बहुत सारे लोग आजकल वीगन बन रहे हैं, आप गूगल करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें इजीली मिल जाएंगी। तो आजकल कैंसर इतना कॉमन हो चुका है, उसका एक रीज़न ये भी है, जो भी हम मिल्क प्रोडक्ट्स ले रहे हैं तो वो भी एक कैंसर का रीज़न है। अच्छा, दूध जो है तो ज़्यादातर हम लोग सभी को हैबिट होती है दूध के जो शेक बना के हम लेते हैं, फ्रूट शेक बना के लेते हैं, चीकू शेक, मैंगो शेक, फ्रूट सलाद लेते हैं, फ्रूट कस्टर्ड बना के जो लेते हैं। तो एक तो देखो दूध जो है वो एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट है, फ्रूट प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट है, दोनों का जो ओरिजिन है वो ही डिफरेंट है। दोनों के पचने के लिए जो एनवायरनमेंट चाहिए वो भी अलग है ना। फ्रूट है तो वो है अल्कलाइन, और जो भी दूध है तो वो है एसिडिक। तो फ्रूट और दूध, हम जो दोनों चीज़ों को एक साथ लेते हैं तो होता क्या है कि वो शरीर में जाके दूध अच्छे से, ना दूध अच्छे से पचता है ना फ्रूट को अच्छे से पचने देता है। अब देखो दूध के अंदर अगर हम फ्रूट सिर्फ कट करके रखेंगे तो थोड़े टाइम के बाद क्या होगा, फट जाएगा। हम सभी को नॉलेज है कि वो फट जाता है, फिर भी हम क्या करते हैं, लेते हैं। तो हमको बाहर दिखाई दे रहा है कि ये रॉन्ग है, फिर भी हम क्या कर रहे हैं, उसको ले रहे हैं। तो दूध और फ्रूट देखो, तो फ्रूट क्या करता है, दूध का तिरस्कार करता है, क्योंकि हर एक फ्रूट में कोई ना कोई प्रकार का मतलब विटामिन सी तो हर एक में रहता ही है। तो विटामिन सी माना एक कोई भी प्रकार का एसिड, तो एसिड और दूध तो वो तो रॉन्ग कॉम्बिनेशन हो जाता है, तो इसीलिए वो अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, ओके। देखो सबसे ज़्यादा जो स्किन प्रॉब्लम होते हैं
तो स्किन प्रॉब्लम का मेन रीज़न दूध के साथ के विरुद्ध आहार है, क्योंकि उसकी वजह से क्या होता है, हमारा ब्लड दूषित होता है, और ब्लड दूषित होता है तो हमारे सबसे बड़ा जो ऑर्गन है स्किन, उसको सबसे पहले इफ़ेक्ट करता है। तो जो भी सारे स्किन प्रॉब्लम है, जैसे छोटी मोटी भी स्किन की प्रॉब्लम है, चाहे ईचिंग होना या रैशिश होना, या बड़ी जो प्रॉब्लम है एक्जिमा होना, ये सारी जो प्रॉब्लम है, तो उसका मेन रीज़न है दूध के साथ के विरुद्ध आहार। अच्छा, दूसरा, हम सभी की हैबिट होती है, सुबह सुबह हम चाय कॉफ़ी या दूध के साथ कोई ना कोई प्रकार का नाश्ता लेते हैं, तो स्वाभाविक है उसके अंदर नमक और मसाले तो रहते ही हैं, तो दूध के साथ नमक वो भी विरुद्ध आहार में जाता है। तो एक्चुअली उससे होता क्या है, जो न्यूट्रिशंस बॉडी को मिलने चाहिए दूध में से, वो मिल नहीं पाते जब उसके अंदर हम नमक और मसाले डालते, उल्टा वो शरीर के लिए रॉन्ग कॉम्बिनेशन बन जाता है, विरुद्ध आहार बन जाता है, जो टॉक्सिन को बढ़ाने का काम करता है। तो दूध के साथ जो भी हम चाय कॉफ़ी मतलब बिस्किट जो लेते हैं हम, तो वो भी रॉन्ग कॉम्बिनेशन में जाता है। अच्छा, कई लोगों को हैबिट होती है खाने के टाइम सब्जी रोटी के साथ भी दूध आदि लेने की हैबिट होती है, तो वो भी अवॉइड करना चाहिए। अच्छा, आजकल सब लोग बहुत अवेयर हो चुके हैं, तो चीनी छोड़ रहे हैं, तो क्या करते हैं, चीनी की जगह गुड़। हम समझते गुड़ क्या है, वो तो रॉन्ग कॉम्बिनेशन हो जाता है वो भी। हाँ, वो कोकोनट मिल्क में पकाते हैं, तो वो रॉन्ग कॉम्बिनेशन में आता है। आप कोई भी आयुर्वेद आप आयुर्वेद का सर्च करोगे तो ये सारी चीज़ें, हमारे जो प्योर आयुर्वेद है उसमें ये सारी चीज़ें लिखी हुई है ना। अच्छा, गुड़ जो है, तो जैसे हम लोग चीनी छोड़ रहे हैं, तो सब लोग क्या करते, चलो गुड़ अच्छा है तो गुड़ खाए, तो फिर क्या करेंगे, दूध में भी गुड़ डाल के लेंगे। हाँ, हमारे यहाँ कई ऐसे भी आते, कहते हम चीनी तो बिल्कुल भी नहीं लेते, हम तो चाय भी गुड़ वाली पीते हैं तो चाय में भी पियेंगे तो भी गुड़ डाल के पियेंगे। तो आप देखो, गरम दूध के अंदर जब हम गुड़ डाल के लेते हैं तो क्या होता है, फट जाता है। और हम सभी को पता है ऐसी फटी हुई चीज़ हेल्थ के लिए अच्छी है नहीं, है ना। तो दूध के अंदर कभी भी गुड़ नहीं लेना चाहिए। इंडिविजुअली गुड़ हेल्थ के लिए अच्छा है, लेकिन उसको दूध के साथ अवॉइड करना चाहिए। हाँ, मैं बताती हूँ। ओके, फिर जैसे दूध के साथ दही, ये तो हम सभी जानते हैं ना, दूध के साथ दही रॉन्ग कॉम्बिनेशन है। हाँ, तो वैसे तो देखा जाए तो हम सभी दूध के साथ दही कभी भी नहीं लेते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली दूध एंड दही कॉम्बिनेशन मिक्स आ जाता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि जैसे कभी भी हम मतलब कोई मेनू होता है, प्रोग्राम फंक्शन होता है, तो कई बार कढ़ी भी बनी होती है, बासुदी भी बनी होती है, और हमारी आदत है जो बनाए सब कुछ चखना तो ज़रूर है, तो हम ये भी खाएंगे वो भी खाएंगे, है ना। हाँ, तो चखना ज़रूर है, तो उसमें ये हो जाता है। फिर दूसरा, जैसे कढ़ी है तो मावे वाली जो भी स्वीट है, जो खोया में से जो भी स्वीट बनाते हैं, तो वो भी क्या है, उसमें है तो बना तो वो दूध से ही है ना, तो इसीलिए उसको भी आप दही के साथ, या फिर जैसे सभी की आदत होती है भोजन के साथ वो स्वीट लेते हैं, तो उसको उसके साथ अवॉइड करो। आपको खाना है तो आप भोजन के 2 घंटे के बाद, भले आप खाना चाहो आप ले लो। हाँ, नहीं वो तो वो मैं बताती हूँ आगे, ठीक है। तो ये उसको अवॉइड करना चाहिए। तो मतलब दूसरा, दूध के साथ तले हुए नाश्ते, तो वो भी आ गया। दूध जो है वो है एनिमल बेस्ड फैट, ऑयल और जो भी तली हुई चीज़ है उसमें है प्लांट बेस्ड फैट, तो इसलिए दोनों को मिक्स करके नहीं लेना चाहिए। अच्छा, हाँ हाँ, तो ये सारी चीज़ें रॉन्ग। देखो, विरुद्ध आहार के अंदर बहुत सारे रॉन्ग कॉम्बिनेशन ऐसे भी है
जो है रॉन्ग कॉम्बिनेशन, लेकिन उसको फिर एज अ औषधि लिया जाता है। लेकिन जब औषधि की तरह लिया जाता है तो उसकी कुछ मात्रा होती है और कुछ दिन की साइकिल होती है। जैसे दवाई का डोज कैसे होता है, वैसे जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊँ, पंचामृत, पंचामृत सभी को पता है ना। तो उसमें होता क्या है, दूध, दही, इलायची, शक्कर, शहद। वैसे देखा जाए तो सारी चीजें रॉन्ग कॉम्बिनेशन है, लेकिन हम उसको इतना खाते। वो कब दिया जाता है, जब कभी भी पूजा होती है या कथा होती है तो प्रसाद के रूप में 1 चम्मच दिया जाता है, उससे ज्यादा नहीं दिया जाता। और उसकी बनाने की भी पूरी प्रोसेस है, मेथड वाइज उसको बनाया जाता है। तो ऐसी चीज जब थोड़ी मात्रा में जो जाती है, पंचामृत जो हमारे कल्चर में है, तो वो फिर औषधि की तरह काम करता है। इसीलिए उसको बहुत थोड़ी मात्रा में दिया जाता है, ज्यादा मात्रा में नहीं दिया जाता है ना। तो फिर कई बार हम सोचते थोड़ी मात्रा में लेते तो क्या हो गया, ज्यादा भी लेंगे तो। लेकिन मात्रा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जहर भी थोड़ी मात्रा में लिया जाए ना तो वो भी हमारे शरीर के लिए औषधि का काम करते, लेकिन वो मात्रा अगर ज्यादा हो गई तो फिर वो उसका जहरीला इफेक्ट दिखाना शुरू कर देता है। तो दूध जो है उसको सिर्फ अकेला लेना चाहिए, उसकी जो शुद्धता है, उसकी जो प्योरिटी है, उसका भी हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। माँ प्रकृति ने हमको जो भी चीज़ें दी है, हम प्रकृति को सकाश तो देते हैं, तो प्रकृति के द्वारा दी हुई हर एक चीज़ का रिस्पेक्ट रखना, ये भी प्रकृति को सकाश देना ही हुआ, है ना। ओके, हाँ गरम तो कर सकते हैं, वो तो गरम करके ही लेना चाहिए। दूध में हम शक्कर डाल के लेना चाहे तो ले सकते हैं। उसमें दूध के अंदर जैसे आप देखा जाए तो जिसकी भी कफ प्रकृति है तो वो दूध में हल्दी डाल के ले सकते हैं। जिनकी भी वात प्रकृति है तो वो दूध में घी डाल के ले सकते हैं। और जिनकी पित्त प्रकृति है तो वो दूध के अंदर फिर जो शक्कर आती है, चीनी नहीं लेकिन जो बड़ी बड़ी शक्कर आती है वो, मिश्री, वो यूज कर सकते हैं। लेकिन अगेन है, उसको पचना चाहिए। अगर आपको अच्छे से डाइजेस्ट होता है तो आप लीजिए, ठीक है। कॉफी अवॉइड करना चाहिए, वो अवॉइड करना चाहिए। दूध में ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। अदरक वो हेल्थ कंडीशन के हिसाब से बताया जाता है। हनी अवॉइड करना चाहिए। अच्छा, आप सभी क्वेश्चन लिख के रखना, फिर क्वेश्चन आंसर का सेशन है तो उसमें फिर करेंगे, नहीं तो ये टॉपिक फिर ओके। दही के साथ के जो रॉन्ग कॉम्बिनेशन है, अच्छा, दूध जो है वैसे देखा जाए तो दूध सूर्यास्त के बाद लेना हेल्थ के लिए अच्छा है। तो जैसे कई लोगों को आदत होती है ना रात को सोने से पहले दूध लेने की, तो जैसे आपने शाम को 6-7 बजे भोजन किया है तो रात को मतलब 2-3 घंटे के बाद आप सोने से पहले 9-10 बजे अगर दूध लेना चाहे तो ले सकते हैं। दूसरा, दूध लेने की जो सीज़न है तो वैसे देखा जाए तो ठंड की मौसम में दूध लेना चाहे तो ले सकते हैं। गर्मियों की मौसम में जिनकी पाचन अच्छी है वो ले सकते हैं। लेकिन बारिश की मौसम में जब कंटिन्यू बारिश रहती है तो ऐसे समय में अगर हम दूध अवॉइड करें तो अच्छा है। देखो, ज़्यादातर जैसे कंटिन्यू बारिश श्रावण महीने में रहती है, ठीक है, और ऐसे में दूध अवॉइड करना चाहिए। उसका रीज़न है क्योंकि ऐसे समय में गाय खाती भी जो चारा है उसमें भी क्या होता है, जम्स होते हैं। तो पहले के लोग मानते थे कि ऐसा दूध हमारे शरीर के लिए विष समान है, मतलब हेल्थ के लिए नहीं है। तो पहले के सभी लोग क्या करते थे, श्रावण मास के अंदर जब कंटिन्यू बारिश रहती थी तो दूध की आइटम्स नहीं लेते थे। सभी क्या करते थे, दूध का त्याग कर देते थे। और इसीलिए हमारे कल्चर में दिखाया है श्रावण मास के अंदर सबसे ज़्यादा पूजा किसकी होती है, शिव बाबा की होती है। हाँ, और उनको क्या चढ़ाया जाता है, दूध। तो शास्त्रों में ये भी दिखाया है कि जिस चीज को कोई भी स्वीकार नहीं करते उनको
शिव बाबा स्वीकार करते, तो बाबा कहते आपका पुराना ककपन मुझे दे दो। तो इसी तरह पहले के लोग क्या करते थे, दूध लेकिन हमें तो उसको उसका भी त्याग करना है। तो इसलिए लेकिन अभी देखो तो सीजन जो है, तो अभी ऐसा नहीं कि श्रावण मास में ही कंटिन्यू बारिश रहती है, लेकिन जब भी ऐसा कंटिन्यू बारिश वाला मौसम हो, ऐसे टाइम पे दूध और दूध की जो भी आइटम्स है वो अवॉइड करनी चाहिए। क्या ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। ओके, दही। ओके, तो वैसे देखा जाए तो दही जो है, तो दही के अंदर भी प्रोटीन होता है ना। तो जो भी हम दही, दूध, दही, ये सारी चीज़ें लेते हैं वो प्रोटीन है, तो वो एनिमल बेस्ड प्रोटीन है। दूसरा है प्लांट बेस्ड प्रोटीन, तो जो भी हम दालें लेते हैं उसमें से हमको प्लांट बेस्ड प्रोटीन मिलता है। तो वैसे देखा जाए तो प्लांट बेस्ड प्रोटीन अर्थात दालों से जो मिलता है, और डेयरी प्रोडक्ट्स जिससे जो प्रोटीन मिलता है, इंडिविजुअली वो दोनों हेल्थ के लिए तो अच्छे हैं। लेकिन जब ये दोनों चीज़ों को हम एक साथ मिलाते हैं तो क्या होता है, हाँ ना, दूध दही का फायदा मिलता है ना दालों का फायदा मिलता, उल्टा ही वो हमारी पाचन को प्रभावित करते हैं, पाचन को कमज़ोर करते हैं। तो इसीलिए दूध दही के साथ जो भी प्लांट बेस्ड प्रोटीन है वो अवॉइड करना चाहिए। तो जो भी न्यूट्रिशंस हमको मिलने चाहिए, जो भी प्लांट बेस्ड प्रोटीन और एनिमल बेस्ड प्रोटीन, जैसे कैल्शियम, हम सोचते हैं कि हम सारी हेल्दी चीज़ें खा रहे हैं, दही ले रहे हैं, दूध ले रहे हैं, फिर भी क्यों नहीं मिल, कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, आयरन की डेफिशिएंसी है, प्रोटीन की डेफिशिएंसी आ रही है। तो उसका रीज़न है, जब ये हम बार बार रिपीटेशन में ये रॉन्ग कॉम्बिनेशन लेते हैं, तो जो न्यूट्रिशंस और मिनरल्स एब्जॉर्ब होने चाहिए बॉडी में वो नहीं हो पाते हैं। ओके, तो दही जो है, तो वैसे देखा जाए तो दही ज़्यादातर हम कौन सी सीज़न में लेते हैं, गर्मियों के मौसम में। हाँ, और उसमें क्या डाल के लेते हैं, जीरा डाल के लेते हैं। अच्छा, जीरा किस लिए डालते हैं, पाचन के लिए। अच्छा, दही वैसे देखा जाए तो उसकी जो प्रकृति है वो गर्म है, तो इसीलिए हम उसमें जीरा डालते हैं जिससे वो ठंडा हो, है ना। तो वैसे देखा जाए तो जो दही हम लेते हैं उसको सुबह 10 बजे तक लेना हेल्थ के लिए अच्छा है। छाछ अगर हम ले रहे हैं, पतली छाछ, तो वो दोपहर में लेना अच्छा है, और दूध रात को सूर्यास्त के बाद लेना अच्छा है। तो ये पूरी साइकिल है। अच्छा, दूसरा दही के साथ के जो रॉन्ग कॉम्बिनेशन है, तो वैसे देखा जाए तो दही के अंदर भी एक प्रकार की खट्टाई है, टमाटर है, नींबू है, या फिर कच्चा आम है, या इमली है, सभी में भी क्या है, खट्टाई है। लेकिन अब देखो तो हम कोई भी भोजन बनाते हैं, हम खट्टाई डालते हैं, हमको टेस्ट से पता चल जाता है कि ये किस चीज़ की खट्टाई है, नींबू की खट्टाई है, या टमाटर की है, या फिर कच्चे आम की है। तो हर एक में खट्टाई का टेस्ट बल है, खट्टाई बल है, लेकिन खट्टाई का जो रीज़न है वो हर एक में अलग अलग है। जिस केमिकल की वजह से, जिस एसिड की वजह से हर एक चीज़ में खट्टाई है वो अलग अलग है। तो इसीलिए 2 प्रकार की खट्टाई भी मिक्स करके लेना अवॉइड करना चाहिए। जिनको भी आर्थराइटिस है, या फिर शरीर में स्वेलिंग रहता है, या कोई भी प्रकार का पेन रहता है, या तो स्किन से रिलेटेड कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम है, तो उन सभी को 2 प्रकार की खट्टाई मिक्स करके लेना अवॉइड करना चाहिए। ओके, दूसरा जैसे कई लोग जैसे दूध नहीं लेते हैं, तो कई बार स्मूदीज बनाते तो उसमें क्या करते हैं, दही डालते हैं, और फिर फ्रूट और दही का चाट बना के लेते हैं।
तो दही और फ्रूट वो भी एक साथ अवॉइड करना चाहिए, है ना। अच्छा, दूसरा जैसे हम जैसे सभी को हैबिट होती है, दही के अंदर हम क्या डालते हैं, नमक डाल के लेते हैं। तो अब हम सभी को पता है कि दही के अंदर हमारी गट की हेल्थ के लिए जो बैक्टीरिया चाहिए, अच्छे बैक्टीरिया है, हम सभी जानते हैं। लेकिन क्या होता है उसमें, जब हम नमक डाल देते हैं दही और छाछ में, तो जो अच्छे बैक्टीरिया है वो क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो अगर हम हेल्थ पर्पस से दही और छाछ ले रहे हैं तो उसमें नमक अवॉइड करना चाहिए। लेकिन अगर हम उसमें डालना चाहें तो जो भी ब्लैक सॉल्ट आता है, काला नमक जो आता है, वो थोड़ी मात्रा में अगर डालना चाहे तो डाल सकते हैं, उससे ज़्यादा मात्रा में नहीं डालना चाहिए, बट थोड़ी मात्रा में ठीक है। अच्छा, दूसरा, जो भी हम रायता बनाते हैं, ठीक है, तो रायते में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है खीरा। तो दही और खीरा, तो वो दोनों भी रॉन्ग कॉम्बिनेशन में आते हैं। तो खीरा एंड दही, हम सभी को लगेगा पता नहीं हम जो खा रहे थे वो रॉन्ग ही था, लेकिन ये सारी चीजें सालों के बाद पता चलती है ना। तो दही के साथ खीरा वो अवॉइड करना चाहिए। जिनको भी पित्त से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ब्लोटिंग रहता है, माइग्रेन रहता है, तो उन सभी को तो खास ध्यान रखना है कि ये बिल्कुल ही अवॉइड करें। कफ बनता है शरीर में, तो उनको भी बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए। तो खीरा की जगह हम क्या यूज़ करें, तो खीरा की जगह हम लौकी यूज़ कर सकते हैं, पालक यूज़ कर सकते हैं, बीटरूट यूज़ कर सकते हैं, बथुए की जो भाजी आती है, बथुआ के जो होते पत्ते, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा, कई बार हम क्या करते हैं, रायता बनाते तो ग्रेप्स डालते हैं, अनार के दाने डालते हैं, है ना। तो फ्रूट्स, फिर कई लोग एप्पल भी कट करके डालते हैं। तो आगे भी सुना है ना कि फ्रूट्स अवॉइड करना है। तो रायता बनाते हैं तो आप दूसरी जो सारी चीज़ें डालते हैं वो भल डालो, जैसे, लेकिन फ्रूट्स अवॉइड करो, खीरा अवॉइड करो, नमक अवॉइड करो, ठीक है। ओके, तो दही के अंदर हम अगर डालना चाहते दही छाछ में, तो जीरा पाउडर डाल सकते हैं, काली मिर्च का पाउडर अगर हम थोड़ा सा डालना चाहें तो डाल सकते हैं। अच्छा, दूसरा, दही के साथ जो भी दालें हैं वो अवॉइड करनी है, ठीक है। तो दही के साथ, दही और छाछ के साथ अगर हम लेना चाहे तो मूंग दाल बल ले सकते हैं, लेकिन दूसरे और प्रकार की जो भी दाल है, जैसे उड़द की दाल है, अरहर की दाल है, फिर जैसे छोले हैं, राजमा है, चना है, ये सारी चीज़ें दही के साथ अवॉइड करनी चाहिए। कई लोग क्या करते, छोले या बनाते तो उसमें भी बनने के बाद दही डालते हैं, फिर कई लोग क्या करते उसमें क्रीम भी डालते हैं, है ना। तो क्रीम तो मतलब मिल्क का ही बेस हो गया, तो वो भी अवॉइड करना चाहिए। क्या, उड़द दाल में भी अवॉइड करना चाहिए। जो तो उड़द की दाल के बड़े बनाते हैं, हम दही बड़े बनाते हैं, है ना, तो उसकी जगह हम मूंग दाल के बड़े बना के ले सकते हैं, दही डाल सकते हैं। मूंग दाल के साथ दही चलेगा, लेकिन उड़द की दाल के बड़े वो अवॉइड करो। तो हमें खाना तो सब कुछ है, लेकिन हमको ये देखना है कि हमको उसको किस चीज से रिप्लेस करना है, ठीक है। ओके, अच्छा, दूसरा, जो भी ग्रेन्स हम लेते हैं, तो उसमें मेन तो हमारा रेगुलर जो भी ग्रेन्स आते हैं उसमें है चावल और गेहूं। तो वैसे देखा जाए तो चावल, और हमारी रूटीन जो थाली होती है उसमें हम दाल, चावल, सब्जी, रोटी वो हर रोज़ हम लेते हैं। तो दो प्रकार के ग्रेन्स भी मिक्स करके लेना अवॉइड करना चाहिए। देखो, जितना ज़्यादा मिक्सिंग होता है, जितना समझो वैराइटीज़ होती है हमारी थाली में, उतना ही वो पचने में भारी हो जाता है। हम सभी की हैबिट होती है जो भी बना है वो सब कुछ थोड़ा थोड़ा तो चखना ही है, और ये एक दिन की बात नहीं होती है, वो हर रोज की बात हो जाती है ना, फ्रीक्वेंटली ये चीज हो जाती है। तो ऐसा समझो, जितना भी हम मिक्सिंग करते हैं, जितना भी हम पूरा थाली में खिचड़ा कर देते हैं वो, तो उतना ही वो चीज पचने में भारी हो जाती है ना। हम देखने में भी कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या खाए और क्या छोड़े, तो बेचारा पेट भी
कंफ्यूज हो जाता है, क्या पचाए और क्या छोड़े, कैसे पचाए, पहले किसको हम करें, है ना। तो फिर ये सारी चीजें समझना बहुत जरूरी है। योगी की थाली मतलब सिंपल, है ना। तो जो भी गेहूं अनाज हम मिक्स करके लेते हैं तो वो भी अवॉइड करना चाहिए। एक समय पे एक ही प्रकार का अनाज हम लेते हैं, उतना ही हम उसको पाचन होने में अच्छा रहता है, उतना ही हमारी आंतें उसको अच्छे से डाइजेस्ट कर पाती है। और दूसरा कि एक ही प्रकार का ग्रेन होता है तो उसकी अच्छी क्वांटिटी बॉडी में जाती है, तो न्यूट्रिशंस वैल्यू भी हमें अच्छी मात्रा में मिल पाते हैं, है ना। तो इसीलिए जितना हो सके एक समय पे एक ही प्रकार का ग्रेन लेना अच्छा है। अच्छा, चावल तो वैसे देखा जाए तो साउथ इंडियन कल्चर में चावल बहुत मतलब ज़्यादा होते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊँ, कई बार कई लोग ऐसे भी कहते हैं कि हमारे जो मतलब दादी नानी ये सारे जो थे, तो वो उनका तो मेन खुराक था चावल। लेकिन एक चीज समझने की है, वो लोगों ने ये सारी चीजें खाई। एक तो पहले के समय में चावल जो थे वो ये वाले चावल नहीं थे। अभी जो राइस हम ले रहे हैं वो रिफाइंड राइस, वाइट राइस है। तो जो भी रिफाइंड ग्रेन हम लेते हैं, तो रिफाइंड ग्रेन में होता क्या है, उसके ऊपर की जो फाइबर का लेयर होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, तो उस वजह से वो पचने में भारी हो जाते हैं। और फिर हम कहते हैं कि उन्होंने खाया तो कुछ नहीं हुआ, तो हम क्यों नहीं खा सकते। हमको अगर खाना है तो उनके जैसा खाना, मतलब वो सारी चीज़ें उनकी तरह लेनी पड़ेगी। तो पहले के समय में जो राइस थे तो वो अनपॉलिश्ड राइस थे। दूसरा, मिलेट्स को भी वो राइस ही बोलते हैं। जो भी मिलेट्स हम लेते हैं वो भी वन टाइप ऑफ राइस ही है। हाँ, हम कहते हैं सामा चावल, है ना। तो वो वन टाइप ऑफ राइस ही, तो पहले के लोग ये सारे राइस लेते थे। और दूसरा, वो कोई भी राइस की चीजें लेते थे तो वो मतलब दाल चावल तो दाल चावल, इडली तो इडली, मतलब इडली सांभर चटनी, मतलब मिक्स करके नहीं लेते थे। हम तो क्या करते, दाल चावल भी खाएंगे, सब्जी रोटी भी खाएंगे, उसके साथ कोई स्वीट भी खाएंगे, कुछ नमकीन भी खाएंगे। पहले के जो लोग थे वो इतना तला हुआ या स्वीट में नहीं समझते थे, और पहले की जो स्वीट होती थी वो देसी वाली स्वीट होती थी। अभी की जो चीनी वाली स्वीट है वैसी स्वीट्स नहीं होती थी। ज्यादातर पहले के लोग गुड़ वाली स्वीट बनाते थे, तो जिससे गुड़ एक तो पचने में हेल्प करता है, डाइजेशन का अच्छा काम करता है, तो वो स्वीट भी क्या हो जाती थी, अच्छे से डाइजेस्ट हो जाती थी। अभी के समय में हम चीनी वाली स्वीट ले रहे हैं, तो ऑलरेडी चीनी क्या है, पचने में भारी है। तो दूसरा जो भी भोजन हम लेते हैं ना, हम इतनी सी स्वीट चीनी की लेते हैं, तो क्या होता है, लिए हुए भोजन को भी वो भारी कर देता है। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। और दूसरा, पहले के लोगों की आप लाइफस्टाइल देखो, सुबह जल्दी उठना, रात को जल्दी सोना, और कितना फिजिकल वर्क था। अभी हमारा कोई फिजिकल वर्क नहीं है ना। तो इसीलिए अगर हमको उनके जैसा खाना है तो हमको हमारी लाइफस्टाइल भी उनके जैसी बनानी पड़ेगी। दूसरा, पहले के समय में जो भी चीज़ें मिलती थी उसकी क्वालिटी भी आप देखो अच्छी थी। और अभी के समय में जो भी चीज़ें हमको मिल रही है, चाहे ग्रेन्स है चाहे सब्जियां है, तो उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। क्वालिटी की मैं बात करूँ तो न्यूट्रिशंस वैल्यू भी पहले की कंपैरिजन में कम हो चुके हैं। क्योंकि अभी तो बहुत सारे रिसर्च होते रहते हैं, तो जेनेटिकली भी वो सीड्स को मॉडिफाइड करते हैं, तो बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं। तो इसीलिए वो लोग कुछ ऐसा खा लेते हैं ना तो उनको कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अभी के समय में अगर हम कुछ ऐसा खाएंगे ना तो हमारा इम्यूनिटी पावर ऐसा नहीं है। इसीलिए विरुद्ध आहार अभी के टाइम में बहुत थोड़ा ध्यान में रखने जैसा सब्जेक्ट हो चुका है। तो जितना हो सके हम एक समय पे एक ही प्रकार का अनाज ले। दूसरा, जो राइस है, तो राइस आप लेना चाहो तो दोपहर में ले लो, रात को कभी भी राइस नहीं लेना चाहिए।
हम सब लोग क्या समझते हैं कि चलो राइस पचने में हल्का है तो हम रात को खिचड़ी बना के ले ले, है ना, इजी, मतलब हल्का रहता है। बट रात को राइस लेने से होता क्या है, एक तो रात के टाइम में हमारे शरीर में कफ भी बढ़ता है, वायु भी बढ़ता है। तो रात को राइस खाने से वो हमारे शरीर में कफ दोष को भी बढ़ाता है, वायु दोष को भी बढ़ाता है। हाँ, पुलाव भी उसमें ही आ जाता है ना। तो इसीलिए रात के समय में जो भी राइस की कोई भी आइटम है, रात के टाइम उसको आप अवॉइड करो। हाँ, दूसरा दूसरा जो है कि जिनको भी आर्थराइटिस है या जॉइंट पेन रहता है या बॉडी में स्वेलिंग है या कॉन्स्टिपेशन है, तो ऐसे लोगों को राइस जितना हो सके वो अवॉइड करे, उतना उनके लिए अच्छा है। ठीक है। अच्छा, दूसरा, जो भी राइस, जैसे कई बार राइस बच जाता है तो हम क्या करते हैं, उसको दोबारा छौंक लगा के खाते हैं, और हम सभी को वो बहुत पसंद होता है। एक्चुअली फ्रेश राइस से ये छौंक लगाया हुआ बचा हुआ राइस होता है ना, वो ज़्यादा पसंद होता है। लेकिन जो भी राइस है, ठंडा होने के बाद राइस, उसके अंदर एक प्रकार के बैक्टीरिया ग्रोथ होने लगते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं हैं। तो इसीलिए चावल को ठंडा होने के बाद उसको अवॉइड करना चाहिए, और उसको अगर दोबारा हम गर्म करते हैं तो वो बिल्कुल भी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो ऐसे दोबारा छौंक लगा के चावल खाना वो अच्छा नहीं है। सुबह का चावल हम शाम को खाएं, शाम का चावल हम नेक्स्ट डे सुबह में खाएं, तो वो अच्छा नहीं है। हाँ, तो वो जैसे फर्मेंटेड करके लेते हैं लेकिन उसमें पानी डाल के रखते हैं, तो वो प्रोसेस थोड़ी चेंज हो जाती है। मैं वो राइस की बात कर रही हूँ जैसे हम राइस पका के रखते हैं, है ना। हाँ, हाँ, तो वो अवॉइड करना चाहिए। लेकिन जैसे राइस के अंदर, जैसे कर्ड राइस है तो राइस के अंदर दही डाल के रखते, हाँ, तो उसके अंदर फिर जो बैक्टीरिया ग्रोथ होते, क्योंकि उसका प्रोसेस उसके साथ मिलाई हुई चीज के साथ होता है, वातावरण के साथ में, तो उससे क्या होता है, उसके अंदर अच्छे बैक्टीरिया ग्रोथ होते हैं, तो वो फिर B12 का अच्छा सोर्स बन जाता है जो कर्ड राइस हम लेते हैं। लेकिन जो इसी रीति से हम जो राइस रखते हैं वो अवॉइड करना चाहिए, है ना। और दूसरा, जैसे कर्ड राइस की भी बात कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हेल्थ के लिए अच्छी है। तो ऐसा नहीं कि हम उसको फ्रिक्वेंटली लेते रहें, है ना, वो भी, उसका भी मतलब ऐसा नहीं है कि हेल्थ के लिए अच्छा है तो उसको ज़्यादा लेते रहे, उसको भी आप बीच बीच में लीजिए, ऐसा नहीं कि हर रोज़ फिर ये सारी चीज़ें लेते रहे। ठीक है। तो राइस के लिए इतना ध्यान में रखना है कि उसको कभी रात को नहीं लेना, दूसरा उसको छौंक लगा के। अच्छा, बासी फूड जो आता है, तो आगे डिटेल में भी दूसरा आएगा, तो उसमें एक चीज़ और भी है जिसे आटा बांध के रखते हैं, है ना। तो कई बार क्या करते हैं हम लोग, आटा बच गया होता है तो वो फ्रीज में रख देते हैं, फिर हम क्या करते हैं उसको नेक्स्ट डे रोटी बनाने में यूज़ करते हैं। आप देखो जो आटा बंधा हुआ होता है उसका कलर भी थोड़ा चेंज हो जाता है। तो सिर्फ कलर चेंज नहीं होता, उसके गुण भी चेंज हो जाते हैं। हम सभी जानते हैं वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। एक तो हेल्थ के लिए तो अच्छा है ही नहीं, दूसरा धार्मिक रीति से अगर देखा जाए तो जब भी कोई शरीर छोड़ता है तो उसकी जब पिंडदान की विधि होती है तो उसमें भी क्या करते हैं, आटे का गोल बना के रखते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि ऐसा आटे का गोल बना के जो हम रखते हैं रात के समय में फ्रीज में, तो वो नेगेटिव एनर्जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो फिर ऐसी चीज़ अगर हम लेते हैं तो एक तो हेल्थ के ऊपर तो इफ़ेक्ट डालेगा, तन के ऊपर इफ़ेक्ट डालेगा, साथ साथ हमारे मन के ऊपर, मानसिक अवस्था के ऊपर भी प्रभाव डालता है। तो इससे अच्छा है ऐसा आटा आप रखें नहीं, या तो आप क्या करो, उसकी रोटी बना के रख दो, या तो फिर जैसे हमारे यहाँ गुजरात के अंदर तो सिस्टम है, रोटी बचती है तो उसका खाखरा बना देते हैं, है ना। तो वो भी सीज़न के ऊपर डिपेंड है। ठंड की सीज़न है तो ठीक है, क्योंकि ठंड की सीज़न में वो ख़राब नहीं होता। गर्मियों की सीज़न है, गर्मियों की सीज़न में आप देखो तो सुबह की रोटी अगर बाहर है, फ्रीज में नहीं रखी है, बाहर रखी हुई है, तो वो
हाँ शाम तक तो खराब हो जाती है। तो एक तो बारिश की सीजन में ऐसा अवॉइड करना चाहिए, गर्मियों में अवॉइड करना चाहिए। ठंड की मौसम है और आप फ्रीज में रखते हैं, तो जैसे सुबह की रोटी आप ले रहे हैं शाम को, तो वो एक अलग बात हो जाती है ना। तो सीजन भी मैटर करती है और कौन सी चीज आप ले रहे हैं वो भी मैटर। ओके, अभी टाइम हो गया है, तो बाकी का हम नेक्स्ट सेशन में लेंगे। 2 मिनट साइलेंस में बैठेंगे।